हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? आज की ये जो लेक्चर है वो क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास टेंथ का बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में अब जो है साइंस का पेपर है वेडनेसडे को। तो साइंस के पेपर में फिजिक्स में जो है मैंने लाइट कंप्लीट करा चुका हूँ एक सिंगल शॉट में, और आज मैं एक सिंगल शॉट में पूरी इलेक्ट्रिसिटी विद नोट्स, आपको लिंक पे मिल जाएगा पीडीएफ। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, तो उस पे कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और ये पूरा लेक्चर आज इलेक्ट्रिसिटी पर बेस है, उस लेवल का है जो टेंथ में आपको एग्जाम में आना है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है। जनरल भाषा में हम लोग कहें तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट ऑन या चार्ज प्रेजेंट ऑन। पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन्स, और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, इक्वल है, तो वो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर उसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की उसमें अधिकता हो जाएगी, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है, प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। और जो आखिरी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जो आखिरी ऑर्बिट में जो सबसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है एटम की, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है चक्कर लगा रहे होते हैं उस न्यूक्लियस के, तो वो उस पे फोर्स जो है उसका प्रोटॉन का या न्यूक्लियस का फोर्स कम होता है। तो वो एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करते हैं। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास पास में होते हैं, एटम्स आपस में पास पास में होते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक्चुअली हम नहीं चाहते कि वीडियो वीडियो लंबा हो, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, ये बेसिक चीज है। हाँ? तो ये बीच में न्यूक्लियस है, और जो सबसे आउटर मोस्ट जो सर सेल है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो उस पे क्या है, न्यूक्लियस का फोर्स जो है, बीच वाले न्यूक्लियस का फोर्स बहुत कम है। और इसके बगल में एक और दूसरा एटम होगा, वो भी इस पे फोर्स डालेगा, उसका न्यूक्लियस भी। और आपस में इलेक्ट्रॉन्स के भी रिपल्सन फोर्स होते हैं। तो एक तरह से क्या होता है, ये वाला बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले न्यूक्लियस के जितने प्रभाव में है, जितने इसका इफेक्ट है इसके ऊपर, उतने ही बगल वाले एटम का भी होगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में खाली जगह होती है एटम्स के, वहां पे फ्रीली मूव करने के लिए जो बाहरी ऑर्बिट है वहां से निकल जाता है। इसलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है ये। तो इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। किसमें? सॉलिड्स में, धातुओं में। ठीक है, बाकी अगर हम लिक्विड्स की या गैसेस की बात करें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन एक तरफ जाते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आयन जाते हैं। तो करंट कहाँ जाएगी? करंट जो है पॉजिटिव आयंस की डायरेक्शन में जाएगी। और यहाँ की बात करें हम लोग, मतलब
सॉलिड्स की बात करें, धातुओं की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो ये एक हमने जनरल चीज बताई आपको। जैसे मान लो किसी भी एटम में जो एलिमेंट्री चार्ज किसको कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज ई के बराबर होता है, ई कहलाता है एलिमेंट्री चार्ज। इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम क्या है, इसकी यूनिट है चार्ज की। तो ये एलिमेंट्री चार्ज है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसको हम क्यू में ई का डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स प्रेजेंट इन एक्सेस आ जाएगा, या जितनी इलेक्ट्रॉन इसकी डिफिशियंसी होगी वो निकल आएगा इससे। सपोज करो चार्ज जो है इसका जो है इसके ऊपर चार्ज 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ है। तो ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन्स की इस पे ज्यादा होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होंगे, क्योंकि माइनस चार्ज है यहाँ पे इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होंगे। अगर ये प्लस चार्ज होता है ये, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ कमी आ जाती। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इस पे चार्ज निकाल लेंगे। अब आएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक सेकंड में जितने भी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन होती है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये किसका फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो यानी टी इज इक्वल टू अगर हम 1 सेकंड रखेंगे तो आई इज इक्वल टू क्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब एक सेकंड में जितना भी क्यू फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में वो आई के बराबर होगा। इफ टी इज इक्वल टू 1, इफ t is equal to 1 second, then I is equal to Q। मतलब एक सेकंड में जितना भी चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है वो I यानी उसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होता है। अब इसकी इलेक्ट्रिक करंट की जो है वो है उसका इलेक्ट्रिक करंट आई एम्पियर होता है इसका मात्रक, और इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का क्यू होती है इसकी यूनिट। और टाइम तो हम लोग जानते ही हैं, एमकेएस प्रणाली में टाइम की यूनिट टी सेकंड होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने इलेक्ट्रिक करंट की जो फाइंड की है वो क्या निकाली, एम्पियर। और एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है। जैसे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो जैसे मास की एम से डिनोट करते हैं मास को, तो मास की होती है किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। इसी तरह से एम्पियर की होती है, इसी तरह से ये क्या कहते करंट की होती है एम्पियर। और टेम्परेचर अगर आता है तो टेम्परेचर की होती है केल्विन। तो ये यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलम अपॉन सेकंड के बराबर। मतलब अगर एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाता है किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगी। यहां से निकल के आ जाएगा
1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होगी, जब 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज उसमें से फ्लो हो जाता है। और इसको हम चूंकि स्मॉल अगर करंट है तो उन्हें हम मिली एम्पियर में जो है मेजर करेंगे, और वेरी स्मॉल करंट है उसे तो 10 की पावर -6 यानी माइक्रो एम्पियर में उसे मेजर करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमें एमीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक, इसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जहां पे जो है पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। ठीक है, कन्वेंशनल करंट जिसको कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यानी अगर हम बात करें सेल की तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा चार्ज, तो वो करंट भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो हमने अभी बता ही दिया कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितने भी प्रोटॉन्स जितने भी कैरी किए जाते हैं, तो ये ई जो है एक इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज है जिसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम कितने आ जाएंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 कूलाम में। ठीक है, 1 कूलाम में कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है हमें, तो ये इतने आ जाएंगे 1 कूलाम में, क्योंकि Q क्या है, Q इज इक्वल टू यहाँ से है N इंटू ई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, N निकालना है 1 कूलाम में, तो Q अपॉन ई। ये है हमारा 1 कूलाम, और ये है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया और ये ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 16। इसको हम कर लेंगे 100 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 16। तो ये इसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1 कूलाम में। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये आप निकाल सकते हैं इससे। ठीक, तो इसी तरह से फिर जब इलेक्ट्रिक करंट हो पढ़ लिया हमने, चार्ज पढ़ लिया, तो अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है, पहले हम थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लें, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सपोज करो ये 2 पॉइंट है, ये एक ए पॉइंट है और ये सपोज करो बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 1 कूलाम चार्ज को ले जाने पर, ठीक है, सपोज करो डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू जूल। ठीक, एक कूलाम चार्ज को फ्रॉम एक पॉइंट टू 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, work done in taking 1 coulomb charge from point 1 to another is equal to W joule. Then potential difference between 2 points will be V volt. ठीक, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है, यानी डेल्टा V कहेंगे इसको, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच है, W अपॉन Q। अगर Q की वैल्यू हम यहाँ पे 1 कूलाम रख दें, तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा W। ये जो भी फॉर्मूले हैं उनसे डेफिनेशन स्वतः बन जाती है, ऑटोमेटिक बन जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। जैसे हम मान लो किसी की डेफिनेशन बना रहे हैं, तो जो फॉर्मूला है सिंपल, उसको नीचे अगर 1 रख दें उसकी एक यूनिट, तो वो दूसरा वाला ऊपर वाला बराबर हो जाएगा, तो इससे सीधी सीधी डेफिनेशन निकल आएगी। जैसे डेल्टा V इज इक्वल टू W रख दिया हमने, तो
कब होगा डेल्टा वी इक्वल टू जब क्यू 1 कूलम के बराबर हो, यानी एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करने हो, जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, वो उन दोनों के बीच, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट का वोल्टेज हम कर दें जीरो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मान लो सपोज करो ये पॉइंट है, इसका वोल्टेज है V1 और इसका है V2, तो V1 और V2 का माइनस ही तो करेंगे हम, V1 माइनस V2 करेंगे, तब तब वो W अपॉन Q के बराबर होगा डेल्टा V की जगह। अगर हम V2 को बहुत दूर कर दें, V2 इज एट इन्फिनिटी, अगर V2 इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से किसी भी 1 कूलम चार्ज को इस ए पॉइंट पे लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, work done in bringing 1 unit charge from infinity to that point is equal to the पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। हमने यहीं से निकाल लिया। देखो हमने क्या किया, डेल्टा वी की जगह V1 माइनस V2 रखा। V1 एक पॉइंट का चार्ज है, V2 दूसरे पॉइंट का चार्ज है। V2 को हम जब इन्फिनिट मान लेंगे तो उसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो यानी V1 इज इक्वल टू W अपॉन Q हो जाएगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 unit चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी देन एट ए पॉइंट इज इक्वल टू W, यानी अनंत से एक कूलम के चार्ज को इस बिंदु पे लाने में जितना भी कार्य करना पड़ा वो उसके विद्युत विभव के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पोटें जब भी आप फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल या फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि यूनिट जो है बिल्कुल लिखना पड़ेगी आपको। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आप अगर यहाँ लिखते हैं कि आप केवल इसमें सपोज करो आंसर में क्यू निकाल रहे हैं, मतलब चार्ज निकाल रहे हैं, कि पूछा है आपसे चार्ज कितना हुआ, तो आप चार्ज निकाल रहे हैं, तो चार्ज निकाल रहे हैं, तो चार्ज निकालने के बाद उसके आगे अगर आप कूलम नहीं लिखेंगे तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, या आधा नंबर कट जाएगा आपका। इसी तरह से आपसे वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन का निकालने के बाद अगर आप उसकी यूनिट जूल नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर कट जाएगा। इसी तरह से अगर आप उसी का वोल्टेज निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल निकालने के बाद अगर उसका आप यूनिट वोल्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट यहाँ वोल्ट होती है। जैसे यहाँ एक नई चीज आ गई ना, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट अभी तक हमने नहीं बताई। हमने अभी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट बताई थी, करंट की यूनिट बताई थी। अब यहाँ पोटेंशियल की यूनिट जो है वोल्ट होती है। तो वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, अगर किसी भी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिट से किसी पॉइंट पे लाने में 1 जूल काम करना पड़ता है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। ठीक है, फॉर्मूला से ही आ जाएगा, यहाँ दोनों को 1 1 कर देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। सपोज करो V1 माइनस जीरो इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ पे W है 1 जूल और यहाँ ये है 1 कूलम, तो ये V भी हो जाएगा 1 वोल्ट, हो जाएगा ना। तो जब ये 1 वोल्ट कब होगा, यानी एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ गई। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अगला चलते हैं, ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ है कि किसी भी अगर ओम्स जो ओमीय परपथ जो होता है, ओमिक जो इलेक्ट्रिक पाथवे होता है, उस इलेक्ट्रिक पाथवे पे क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, मतलब जितना भी उस पे आप करंट फ्लो करेंगे और उस करंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाती जाएंगे, तो उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। सपोज करो ये एक
ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इसके दो एंड है ए और बी, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रही है। अच्छा, एक चीज ये और देख लो कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, हाई वोल्ट पोटेंशियल पे होता है जो पॉइंट, और दूसरा वाला लो पोटेंशियल पे होता है, तो करंट हाई पोटेंशियलिटी लो पोटेंशियल फ्लो करती है हमेशा। जैसे मान लो ये है वी ए इज मोर देन वी बी है, यानी तो करंट यहां से यहां फ्लो करेगी इधर पे, ठीक। और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करते हैं, और करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। और अगर कोई जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक कंडक्टर कहलाएगा, और जो ओम लॉ उसको फॉलो नहीं करेगा वो अनोमिक कंडक्टर कहलाएगा। तो ओमिक कंडक्टर वो होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी ओम्स लॉ क्या है, वी इज डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे जैसे हम आई कम करते जाएंगे, दोनों सिरों का के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आई बढ़ाते जाएंगे दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, और जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे R। तो R कहलाता है यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो यहाँ कांस्टेंट आया ये R कहलाता है रेजिस्टेंस, ठीक। तो इस रेजिस्टेंस की यूनिट कहती है ओम, इसको कहते हैं ओम। तो यहाँ R की वैल्यू आई है V अपॉन आई, ठीक। तो यानी अगर किसी कंडक्टर के बीच में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर उनके दोनों एंड के बीच में V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, तो वो उसके बीच में काम करने वाला रेजिस्टेंस, यानी उसमें उत्पन्न होने वाला रेजिस्टेंस जो होगा उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, वो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई के बराबर होगा, और इसकी यूनिट ओम होती है। ऊपर ओम इज इक्वल टू क्या होगा, यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर। इसकी यूनिट वोल्ट है और आई की यूनिट एम्पियर है, तो ओम की यूनिट क्या होगी, सॉरी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम होगी। तो यहाँ से 1 ओम की हम डेफिनेशन भी निकाल लेंगे। 1 ओम की डेफिनेशन क्या आएगी, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के में 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर उस 1 एम्पियर की करंट फ्लो करने पर उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, तो उसमें उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर होगा। ये इसका डेफिनेशन आ गया, ठीक है। तो जब V इज इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो इसका मतलब ये जब ग्राफ बनाएंगे हम V और I के बीच में, तो वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा, जहां पे ये I है और ये V है, ये I है और ये V है। तो दोनों के बीच में जब ये फॉर्मूला निकालेंगे हम, तो V इज इक्वल टू V आई आर आएगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। तो ये इसका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा फॉर ओमिक कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो डिराइव्ड फॉर्मूला ये हमने निकाल दिया, V इज इक्वल टू आई अपॉन आर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो को अपोज करती है, रोकती है। रेजिस्टेंस जैसे रिटार्डेशन होता है, कोई भी गाड़ी जाती है तो उसमें ब्रेक लगाते हैं तो उसमें रिटार्डेशन लगता है, तो इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के काम के केस में रेजिस्टेंस है,
ठीक, रेजिस्टेंस का मतलब रजिस्ट करना, रोकना, इलेक्ट्रिक फ्लो, करंट के फ्लो को रोकना। तो ये हमने बता दिया, हम अभी बता ही चुके हैं कि हम इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है तो वो उसका उस पे जो जो शेप होगी, उसकी उसकी शेप क्या होगी? सपोज करो एक रॉड है, तो रॉड की क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कुछ, उसकी कुछ लेंथ होगी, और वो अलग अलग मटेरियल की बनी होगी। तो जिस जिस अलग अलग मटेरियल की बनी होती है उनकी रेजिस्टिविटीज भी अलग होती हैं। ठीक है, तो वो हम अभी थोड़ा सा बताने जा रहे हैं आपको। देखो ये रॉड है सपोज करो, तो इस रॉड की लेंथ क्या है? इस रॉड की लेंथ एल है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, और जिस मटेरियल की बनी हुई है उसकी रेजिस्टिविटी रो है। ठीक है, तो यहां से हम जब ये देखते हैं, इस पे रेजिस्टेंस निकालते हैं इनका, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। ठीक है, तो जब इसको दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो जाएगा। और जब इसका हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे पिछले वाले फॉर्मूला में कांस्टेंट आर आया था, यहाँ पे कांस्टेंट रो आ गया। तो इसको रो को कहेंगे रजिस्टिविटी। ठीक है, और रो का निकालेंगे कैसे? अगर हम रो निकालना है तो ये फॉर्मूला से आर ए अपॉन एल से निकालेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट क्या होगी? और यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, आर की यूनिट होती है ओम। ठीक है, और ए की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और इसकी होती है मीटर। तो ये स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, तो इसकी यूनिट आ जाएगी ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। ठीक है, अब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की जो है रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। देखो, कोई अच्छा कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंट उसका कम होना चाहिए, तभी तो उसमें अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लो हो पाएगी। जैसे अगर हम बात करें तो कॉपर है ना, कॉपर सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। उसके बाद फिर सिल मतलब सब, उसके बाद फिर जो है सबसे ज्यादा होता है सिल्वर, फिर उसके बाद कॉपर आता है, तो और एल्यूमिनियम आता फिर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इसके, ये सबसे ज्यादा इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्शन इनमें सबसे ज्यादा होता है। माने घरों में जो तार लगाए जाते हैं ना, हम लोग जब घर में फिटिंग करते हैं तो फिटिंग में अगर अच्छी फिटिंग कराना है, बहुत काम चलाऊ कराना है, तो वो एल्यूमिनियम की कर देंगे। लेकिन अगर बहुत अच्छी फिटिंग होती है तो वो कॉपर वायर की होती है। तो जो कॉपर वायर की फिटिंग होती है तो उसकी उसमें रेजिस्टिविटी उसकी बहुत कम होती है। जब रेजिस्टिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा होगा उसमें। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। जो सेमी कंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, उनकी मीडियम होती है रेजिस्टिविटी। और इंसुलेटर होते हैं, उनमें आप चाहे इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी ही नहीं, फ्लो होगा ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का। तो उनकी जो है रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है।
ठीक। अब रेजिस्टेंस को कंबाइन कैसे करेंगे? रेजिस्टेंट को कंबाइन करने के लिए हम, अगर एक चीज याद रखो, दो चीजें होती हैं, एक तो करंट होती है और दूसरा होता पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर कई रजिस्टर्स उस पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो सारे दो पॉइंट के बीच में पैरेलल में जुड़े होंगे, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। यानी पैरेलल वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस रजिस्टर्स। ठीक है। तो और अगर बात करें सीरीज की, तो सीरीज में करंट एक ही फ्लो करेगी, जो इधर से स्टार्ट हो रही करंट वो यहां तक जा रही, इसके बाद दूसरा रजिस्टर आ रहा, फिर तीसरा रजिस्टर आ रहा, फिर चौथा रजिस्टर आ रहा, तो एक रजिस्टर में से जो करंट घुसेगी वही आखिरी वाले रजिस्टर से निकलेगी सीरीज के केस में। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रजिस्टर्स में सीरीज के केस में अलग अलग होगा। तो इसी से फॉर्मूला हमारा निकल आता है काय का, सीरीज का, कि सीरीज में अगर हम जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा और पैरेलल में हम जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा रजिस्टर्स का। ठीक है। जैसे ये ए और बी पॉइंट है, दोनों के बीच में वी पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। और इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रही है, इसमें करंट I3 फ्लो कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करंट कितनी होगी जो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी? टोटल करंट वो होगी I के बराबर होगी, जो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इक्विवेलेंट V है, ठीक है, तो ये V ही रहेगा और ये इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। तो इसका क्या होगा, क्योंकि I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, जो हमने पीछे पढ़ा है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता। तो यहाँ से क्या होगा, V तो सब में पैरेलल में सेम रहेगा, तो ये रहेगा R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब V कॉमन आ गया तो ये सब कट गए V से V, तो ये आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये पैरेलल के लिए अगर कोई पैरेलल में कॉम्बिनेशन जोड़ा जाता है तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और सीरीज के लिए कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीरीज में अगर हम जोड़ते हैं, ये हो गया पैरेलल, अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज के लिए क्या होगा, ये सपोज करो एक रजिस्टर, दो रजिस्टर और ये तीन रजिस्टर जोड़ा है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये करंट सब में ही आई बह रही है, लेकिन इसमें इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। ठीक है। तो सबके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, तो ये V जो होगा वो बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक है। तो टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये टोटल I और ये टोटल R, और ये I1 I I तो सेम रहेगा, I तो क्योंकि I सब में ही जा रहा है, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो आई कॉमन होके ये आई बाहर आ जाएगा, ये आर आई से आई बाहर वाला कॉमन कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो ये आ गया आपका जब रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हों। रजिस्टेंस और रजिस्टर में थोड़ा सा अंतर है। रजिस्टर होता है जिसका कि रेजिस्टेंस फिक्स होता है, मतलब अगर उस पर लिखा हुआ है कि इसका रेजिस्टेंस 1 मिली ओम है तो वो 1 मिली ओम ही होगा उसका रेजिस्टेंस, तो उसको रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको अलग अलग चीजों को आप जब भी सर्किट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसको अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए अलग अलग साइन यूज करना पड़ते हैं। आपको वो साइन पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि क्या जुड़ा हुआ है आपके सर्किट में। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। स्पेशल केस में ये तीसरा केस ये हो सकता है कि जब दोनों पैरेलल और सीरीज दोनों में जुड़े हों, तो वो हम पहले क्या करेंगे, पहले उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले पैरेलल अगर जुड़ा हुआ है तो उस पैरेलल का निकाल लेंगे, फिर तीसरा वाला अगर उसके संग में सीरीज में जुड़ा है तो उसके संग में जोड़ देंगे, फिर पैरेलल में जुड़ा है तो फिर दोनों का जो वो आएगा रिजल्टेंट, जो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, उनके बाद फिर उसे सीरीज में जोड़ देंगे। इस तरह से करेंगे हम आगे, जिस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया। अब थोड़े से हम यहाँ पे ये चीज और बता देते कि हम किसको किस तरह से डिनोट करेंगे। जैसे सपोज करो बैटरी है, तो बैटरी को हम कैसे डिनोट करेंगे, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, वो हो जाएगा सेल। और सेल अगर कई आपस में जुड़े हुए हैं तो वो कहलाएगी बैटरी। ठीक है, जैसे ठीक है, ये हो गया सेल होगा, ये एक कहलाएगा सेल और ये पूरी कहलाएगी बैटरी। ठीक है, अगर हम स्विच की बात करें तो ये स्विच कहलाएगा। ठीक, और ये रजिस्टेंस कहलाएगा, रजिस्टर कहलाएगा। और अगर इस रजिस्टर के बीच में इस तरह का एरो लगा है तो रजिस्टर्ड रोहिस्टेट ये कहलाएगा, रोहिस्टेट कहलाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं हम इसका रेजिस्टेंस को। ठीक है, अगर ये स्विच को इस तरह से भी शो कर सकते, बीच में डंडा और ये इस तरह से बीच में बिंदी और ये। ठीक है, अब हम हीटिंग इफेक्ट देखते हैं इसका। अगला जब इसका आएगा चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म आएगा, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखना पड़ेगा लाइट इसका, करंट का। लेकिन अभी हम इसका देखते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट। हीटर जलाया आप लोगों ने, हीटर तो सबने देखा होगा घरों में। तो हीटर में क्या होती, स्प्रिंग कॉइल होती है। स्प्रिंग कॉइल में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो धीरे लाल करके लाल जलने लगती है, और लाल जलने के बाद उसको हीट देने लगती है। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में पास करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस की वजह से उसमें इलेक्ट जो है हीट प्रोड्यूस होती है। कोई ऐसा तार है, हमारा घरों में जो तार होते हैं ना, उनका रेजिस्टेंस क्यों कम रखा जाता है, उसमें रेजिस्टेंस इसलिए कम रखा जाता है उसका, क्योंकि अगर उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, वो गर्म होंगे तो वो जल जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए घरों में जो फ्यूज लगाए जाते हैं ना, उनका जो है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि वो अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे तो वो ज्यादा देर बाद वो फ्यूज उड़ेगा। तो इसलिए उसका जो है रेजिस्टेंस ऐसा रहता है कि गर्म होने पे वो क्या हो जाए, पिघल के जल जाए। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू किस, इसका भी जो फॉर्मूला होगा वो कैसे निकलेगा हमारा, इसका फॉर्मूला ये ऐसे निकलेगा, जो एच होती है हीट प्रोड्यूस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनल होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। यानी आई आई जो है करंट किसी भी आर रेजिस्टेंस में टी टाइम में पास होगी, तो ये तीन चीजों पर डिपेंड करेगी, उसमें से फ्लो होने वाली जो है उसमें प्रोड्यूस होने वाली हीट, तीन चीजों पे काय काय पे डिपेंड करेगी, तीन चीजों पे काय पे डिपेंड करेगी, आई पे डिपेंड करेगी, आर पे डिपेंड करेगी, और टी पे डिपेंड करेगी। अगर तीनों को हम इस तरह से मिलाते हैं तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और ये टी के बराबर होगी। ठीक है, अगर इसको हम अल्टरनेट फॉर्म में क्या निकाल सकते हैं, इसको अल्टरनेट फॉर्म में आई इज इक्वल टू निकाल सकते हैं वी अपॉन आर। ठीक है, पीछे से हमने पढ़ा था। तो एच को जब इसके इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर इंटू टी, ये स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, तो ये दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये एच का फॉर्मूला आ जाएगा दूसरा। पहला वाला तो ये था। तो इस तरह से ये अल्टरनेट फॉर्म है इसका। तो और एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केटली है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है। ठीक है, और जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं वो हैं, आजकल तो एलईडी यूज होने लगे। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होती है पर सेकंड, वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम और कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो हीटर है, तो हीटर में जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी पर टाइम पर सेकंड, वो जो है उसको उसकी जो है पावर के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अगर एक सेकंड में उसके द्वारा 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है, या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कंज्यूम कहेंगे, कंज्यूम होती है, तो उसकी जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, सपोज करो इलेक्ट्रिक बल्ब है? ठीक है, तो वो P इज इक्वल टू होता W अपॉन टी। तो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकंड में। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है तो उसका जो पावर होगी वो 1 वाट होगी। ठीक, तो ये वाट में क्या, इसको कहते हैं वाट। जैसे हम नई नई यूनिट पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, पहले हमने एम्पियर पढ़ा। ठीक, फिर उसके पहले हमने कूलाम पढ़ा, उसके बाद हमने वोल्ट पढ़ा, उसके बाद हमने ओम पढ़ा। ठीक है, अब ये अब आ गया वाट। वाट माने, वाट तो वहां भी पढ़ेंगे हम लोग, एनर्जी में नहीं पढ़ा हुआ हम लोगों ने। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही, वहां पे वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था वाट। तो वही पावर यहाँ पे है, लेकिन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो ये वाट हो गया। तो इलेक्ट्रिक पावर की एनर्जी हमने बता दी, उसकी डेफिनेशन ही बता दी कि, और किलोवाट को 1000 वाट कहेंगे। 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता 1000 वाट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम जहाँ भी एच कैलकुलेट कर रहे थे ना, उसको एच को टी से डिवाइड कर दें हम, क्योंकि एच यानी सीधा सीधा इलेक्ट्रिक एनर्जी होती ना। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को
टी से डिवाइड कर देंगे तो वही फॉर्मूला निकल आएगा, यानी P इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने आई वी स्क्वायर अपॉन आर और आई स्क्वायर इंटू टी, ये तीन फॉर्मूला P के निकल के आते हैं। ये देखो, आई वी स्क्वायर आर टी और आई स्क्वायर आर टी, इनमें से हमें केवल टी हटाना है, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस्ड जो है वो एनर्जी कंज्यूम के बराबर भी कह सकते हैं, क्योंकि हीट प्रोड्यूस कर रहा है खुद की एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करके। तो हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम में हम टाइम का डिवाइड करेंगे तभी पावर निकलेगी, तो टाइम का डिवाइड करेंगे तो टी हट जाएंगे तीनों में से, तो ये तीन फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। ठीक, पी इज इक्वल टू आई इंटू वी, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और इसकी यूनिट हमने जैसा ही बताया अभी कि यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, तो यहाँ वाट लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जिस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, जैसे मान लो किसी की पावर, उल्टा कहेंगे अगर अदर वर्ड्स में, तो किसी की अगर पावर 1 वाट है तो 1 सेकंड में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 जूल। ठीक है, मतलब P इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा सीधा सीधा, E इज इक्वल टू P इंटू टी, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये। ठीक है, अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, जो हमारे घर में मीटर लगे होते हैं ना, उनमें जो एनर्जी किस फॉर्म में आती है, उसमें किलोवाट आवर के बराबर आती है, जिसे हम 1 यूनिट कहते हैं। तो किलोवाट आवर किसको कहते हैं, किलोवाट आवर कहलाता है, किलोवाट तो यानी सीधा वाट में 1000 गुणा कर दो, आवर, आवर क्यों, क्योंकि उसे हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, आवर आवर में लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम जो यूनिट ले रहे हैं अभी तक वो सारे एमकेएस प्रणाली में ले रहे हैं। ठीक है, एमकेएस यूनिट्स में ले रहे हैं, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड की जगह हम आवर की बात कर रहे हैं, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर में जब 1 घंटा को हम चेंज करेंगे, देखो 1 किलो वाट, इसको सबसे पहले वाट में चेंज करो और फिर आवर, इसको सेकंड में चेंज करो। तो इसको जब हम किलो वाट को वाट में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा होगा, और आवर को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 गुणा 60। पहले इसको मिनट में चेंज करा तो 60 का गुणा हुआ, फिर सेकंड में चेंज करा तो 60 का गुणा हुआ, तो ये हो गया 3600। तो यानी 3600 इंटू 30, ये 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ लगा देंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल आएगा। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते, एक्सेसिव करंट ना फ्लो हो पाए उसके पहले ये पिघल के निकल जाए, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्यूज कहते हैं। बल इसका इसका क्या है प्रिंसिपल, अभी जैसा कि हम बता रहे थे कि उसमें हीट प्रोड्यूस कब होगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तभी तो पिघलेगा, और पिघलेगा क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। कोई का अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा तो वो नहीं पिघलेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो पिघल जाएगा, और हीट प्रोड्यूस होना जरूरी है पिघलने के लिए। हीट प्रोड्यूस कब होगी, जब एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से लगाओ किस, कब प्रोड्यूस ज्यादा होगी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से देखो आप कब प्रोड्यूस होगी। ठीक, क्योंकि करंट तो सेम फ्लो हो रही, करंट तो बढ़ नहीं रही। तो अगर हाई करंट आ जाती है, अगर हाई करंट आ जाती है
तभी तो फ्यूज को होना है इसको, नहीं तो नॉर्मली अगर ये फ्यूज हो जाए तो फिर तो हमेशा ही लाइट जाती रहेगी। तो हाई करंट आ जाए तब ये फ्यूज होगी। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस जब हाई होगा तभी ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पे एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है। ठीक, तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जो कि चाहिए है पिघलाने के लिए। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, पिघल जाए तभी हटेगा वहां से, नहीं तो वो लाइट फ्लो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता रहेगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होना चाहिए लो, और रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई। ये फ्यूज की वो है रेटिंग ऑफ फ्यूज। कॉमन फ्यूज रेटिंग 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर आती है। ठीक है, और फ्यूज रेटिंग शुड बी स्लाइटली हायर देन द नॉर्मल ऑपरेशन करंट ऑफ द अप्लायंसेस। फ्यूज रेटिंग अलग अलग होती है, मतलब जिस एम्पियर पे करंट फ्लो कर रही है उससे ज्यादा रहती, क्योंकि उसके ऊपर फिर वो काम नहीं कर पाएगा, कोई भी वो कट कर देगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे तीन होते हैं। रेड लाइव वायर जो होता है एक, जिसको हम फेस कहते हैं। ठीक है, फेस जो होता है वो रेड या ब्राउन कलर का होता है, करंट जो है अप्लायंस तक ले जाता है। और न्यूट्रल वायर जो होता है ब्लैक या ब्लू होता है, जो सर्किट को कंप्लीट करता है, करंट को वापस लाता है। एक अर्थ वायर होता है जिससे करंट नहीं लगे, उसके लिए यूज किया जाता है, वो ग्रीन या येलो कलर का होता है। ठीक है, और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस को ही कहते हैं, या पोटेंशियल को भी कहते हैं। डोमेस्टिक सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, जिसका जो हमारे यहाँ जो घरों में करंट जाती है वो एसी करंट है। एसी करंट अल्टरनेटिव करंट कहलाती है। उसका जो है रेट जो होती है वोल्टेज 220 वोल्ट रहती है, उस पर 220 वोल्ट पे सप्लाई हो रही होती है करंट की, और 50 हर्ट्ज उसका वो रहता है। इलेक्ट्रिक मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मीटर वो होता है जो कितनी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसको नापता है, उस हिसाब से आप बिल पे करते हैं, और जिसकी यूनिट किलोवाट आवर होती है। सेफ्टी मेजर क्या होती है, सब में अर्थिंग होना चाहिए, अर्थ वायर जो कि सेफ्टी का पर्पज से है, ग्रीन येलो है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर अर्थिंग होना चाहिए। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर्स होना चाहिए हर जगह। आजकल एमसीबी होती है, ड्रॉप हो जाती हैं। ओवरलोडिंग सर्किट का रुक नहीं होना चाहिए। आईएसआई मार्क्ड अप्लायंस यूज करना चाहिए। वाटर से दूर रखना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड, गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। ठीक है, अच्छा कुछ फॉर्मूले जो हैं वो देख लो कि हम फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। करंट का आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, चार्ज का क्यू इक्वल टू एन इंटू यू होता, पोटेंशियल डिफरेंस का डब्ल्यू अपॉन क्यू होता, ओम्स लॉ आई इंटू आर होता, रेजिस्टेंस का वी अपॉन आई होता, रो का आर एल अपॉन ये होता है। सीरीज रेजिस्टेंस को वैसे जुड़ती हैं। हीट प्रोड्यूस ये होती है। ठीक है, पावर की ये होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये होता है। इंपॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, ये होते जो हमने बताए थे शुरू में, ये होते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी एसी की 50 हर्ट्ज होती, बल्ब किलो वाट आवर इज इक्वल टू इतने जूल होता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने के लिए जो है किस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती वो देख लो एक शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। जैसे चार्ज प्रॉब्लम करंट की, सपोज करो कोई भी करंट है उसमें 5 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में 10 सेकंड में, तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q यहाँ पे हो जाएगा कूलम, यानी 5 कूलम चार्ज। ठीक है, ये Q हो जाएगा, और ये हो जाएगा टाइम T। हमें निकालना है आई इक्वल टू Q अपॉन टी होता, तो इससे निकल आएगा 5/10 से। हाउ many इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इन ए कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट में कितना
कितने जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। अगर केवल तो कैसे निकालोगे आप, पहले तो निकाल लेंगे आप उससे आई, आई इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ से, क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इन ए कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले अपन को यहाँ से चार्ज निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जब पूरे चार्ज को हम डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी, तब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्यू निकालना पड़ेगा, और जब हम क्यू निकालेंगे तब एन निकल पाएगा, क्योंकि क्यू अपॉन ई से एन निकलता है। ठीक है, तो एन निकालना है हमें, तो एन डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, सबसे पहले हम क्यू निकालेंगे। तो क्यू निकलेगा कैसे, क्यू निकलेगा आई इंटू टी से। तो ठीक है, आई 1 एम्पियर है और सेकंड पर सेकंड है, तो 1 इंटू 1 ये आ जाएगा 1 कूलम। तो 1 कूलम को जब हम इसमें डिवाइड करेंगे इससे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये हमें पता है कि ये 6.2 इंटू 10⁻18 होता है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। अब अगला देखो ओम्स लॉ की प्रॉब्लम। ओम्स लॉ की प्रॉब्लम, अगर 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 ओम का करंट फ्लो हो रहा है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कितनी करंट फ्लो होगी, 12/4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ये आ जाएगा इस तरह से। और करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर व्हेन 6 वोल्टेज अप्लाइड, तो 6 वोल्ट यहाँ पे दिया है हमें क्या, ये यहाँ पे क्या दिया है, V दिया है, और ये I दिया है, और फाइंड क्या करना, R करना है। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई से निकल आएगा, सीरीज पैरेलल कंबाइनेशन में ये सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इससे निकल आएगा, ये सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो 12/R से निकल आएगा। इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी प्रॉब्लम से जिस तरह का फॉर्मूला होगा, हमें सारे फॉर्मूले पता हैं, सारे फॉर्मूले हमें पता है कि तीन तीन तरह की इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी के फॉर्मूले 3 तरह के हैं। तो उनमें से जो जो दिया है वो देख करके हम फॉर्मूला डिसाइड कर लेंगे कौन सा लगना है उसमें। 3 फॉर्मूले कौन कौन से, जैसे पी का फॉर्मूला है, एक तो वी स्क्वायर अपॉन आर है, दूसरा आई इंटू वी है, तीसरा आई स्क्वायर अपॉन आर है। और अगर इसी की मैं एनर्जी की बात करें या एच की बात करें, तो इसमें टी टी और लग जाएगी सब में। तो जो जिस चीज में जो दी है उस तरह से फॉर्मूला लगा लेंगे। जैसे इसमें इसमें जो है ये दिया है, वोल्ट दिया है और वाट दिया है, पी दिया और वी दिया है, पी और वी दिया है, आर पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, और अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया, पी दिया है और 2 घंटे दिया है, और बिल पूछ रहा है कितना बिल आएगा, जबकि 5 एम्पियर है। तो सबसे पहले इससे हमें निकालना पड़ेगी के डब्ल्यू एच। के डब्ल्यू एच निकालने के लिए क्या करेंगे हम, के डब्ल्यू एच निकालने के लिए सबसे पहले 1000 वाट को सबसे पहले किलोवाट में चेंज करेंगे, जो कि 1 आएगा 1000 वाट को, तो ये चेंज हो गया। अब ये 2 आवर्स आएगा, तो 2 से सीधा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सेकंड है नहीं, सीधा आवर है। तो ये इसमें यानी सपोज करो 2 यूनिट खर्च हो रही पर डे। ठीक है, और 5 रुपए पर यूनिट है, तो 5 इंटू 2 10 यूनिट आ जाएंगी, 10 रुपये आएगा इसका बिल यानी। ठीक, अगला ये कैलकुलेट जी, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन 10 ओम रजिस्टर में 2 एम्पियर ऑफ, ये ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका, ये रेजिस्टेंस दिया है, ये करंट दी है, ये मिनट दिए हुए हैं। तो आई स्क्वायर आर टी से हीट निकाल लेंगे हम इसमें। और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर जो एक एक नंबर के आएंगे, तो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, 1 सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो होगा उससे इलेक्ट कोई भी कंडक्टर से, वो उसकी इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। उसकी एसआई यूनिट 1 एम्पियर है, सॉरी हाँ 1 एम्पियर है। व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, 1 किलोवाट आवर है। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, यानी जितनी भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी उस हिसाब से उसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस आता जाएगा। ठीक है,
यानी जैसे जैसे दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, दोनों उसके सिरों के बीच में, किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बीच में, तो उसके बीच में उसी प्रोपोर्शन में उसके बीच में फ्लो होने वाली करंट, उसमें फ्लो होने वाली करंट बढ़ती जाएगी। दूसरे शब्दों में, मटेरियल यूज फॉर मेकिंग फ्यूज वायर, ऐसा फ्यूज वायर यूज करने के लिए हमें लो मोल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी वाला, हाई रेजिस्टेंट वाला इलेक्ट कोई भी वायर यूज करना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, किसी को भी करंट न लगे इसलिए अर्थिंग वायर यूज की जाती है। शॉर्ट आंसर टाइप ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो हमने पिछली बार बता दिया अभी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ स्टेट जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है, आई स्क्वायर आर टी। जूल्स लॉ क्या कहलाता है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, वो हमने अभी जो बताया है। किलोवाट आवर और किलोवाट और किलोवाट आवर में क्या डिफरेंस है। किलोवाट सीधी सीधी जो है वो पावर की यूनिट है, और किलोवाट आवर यूनिट है जिस कमर्शियल जो कमर्शियल वो है, यूनिट है इसकी पावर जो इलेक्ट्रिक की, जिससे कि हम बिजली का बिल पे करते हैं। और इसको इसकी वैल्यू जो है के डब्ल्यू एच में, किलोवाट में आवर, यानी एच टाइम और जुड़ जाता है, ठीक है। और कॉपर एल्यूमिनियम वर यूज टू इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जोड़ते हैं, यूज किया जाता है कॉपर और एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में, क्योंकि इनकी रजिस्टिविटी लो है, इसलिए इनका रेजिस्टेंस लो होता है। एक्सप्लेन वाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट, हमें वोल्टेज जो है स्टेबल चाहिए। अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो सबका वोल्टेज कम होता जाएगा, वोल्टेज आपस में बढ़ जाएगा। जितने भी जो है हमारे अप्लायंसेज हम अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो उसमें वोल्टेज बढ़ जाएगा आपस का। जो हमारा 220 वोल्ट है वो बढ़ता बढ़ता बढ़ता, जितने हम जोड़ते जाएंगे उतना कम होता जाएगा। ओम्स लॉ को स्टेट करना है तो ओम्स लॉ बता दिया हमने, पीछे देख लीजिए। और डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ये भी इलेक्ट्रिक पावर ड्राइव इक्वेशन वो भी निकाल दी। इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड इतना इतना है, रेजिस्टेंस निकालना है तो ये 220 का स्क्वायर रेजिस्टेंस निकालना, तो यहां से निकालेंगे हम इस वाले में, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ P क्या है, 60 वाट है, और वी स्क्वायर कितना है, 220 का स्क्वायर है। और यहाँ से हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और इस वाले फॉर्मूले से I इंटू वी से करंट निकाल लेंगे, जो कि P अपॉन वी आएगा, यानी 60 अपॉन 220 आएगा। तो इससे ये करंट आ जाएगा, इससे ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट विद नीड डायग्राम बताना है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, अलग अलग जो करंट हमने बताया कि ये इससे बनता है, ये इससे बनता है, कलर डिफरेंस से वो बना के हम बता सकते हैं, ठीक है। स्विच लगा देंगे और 3 वायर चला देंगे, उसमें एक बल्ब बना देंगे, एक न्यूट्रल फेस, और वो तीनों अलग अलग उससे बना देंगे, जैसे ये वाला है, बैक चाहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हो गए, ये हो गया। प्रैक्टिकल अप्लाइंग केसेस ये है कि लेड लेड जो एलईडी बल्ब है, ये सारा थ्योरेटिकल है, ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं इसमें। आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
कि एलईडी बल्ब का कितनी पावर रेटिंग होती है, टिपिकल रेटिंग कितनी होना चाहिए 320 वाट पे। तो ये अलग अलग पढ़ लेंगे पूरी थ्योरी तो क्लियर हो जाएगी। चलिए, कोई अगर कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके, और लिंक में मैं ये आपको दे दूंगा ये पीडीएफ। ठीक है, थैंक यू।